साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखते हैं। देवों की भूमि के रूप में विख्यात उत्तराखंड प्रदेश सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता और देवताओं की भूमि के नाम से ही विख्यात नहीं न, यह भूमि शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी देश में अपना विशिष्ट महत्व रखती है, जिसमें देहरादून का नाम सबसे अव्वल नंबर पर है। यूं तो देहरादून में बहुत सारे कॉलेज व यूनिवर्सिटी है जो शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी का आज हमें विजिट करने का मौका मिला, जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ है। यह यूनिवर्सिटी देहरादून शहर से करीब 15-20 किलोमीटर बिधोली क्षेत्र में स्थित है। इस विश्वविद्यालय का कैंपस बहुत विशाल है, जो लगभग 18 लाख फीट में फैला हुआ है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी, एनएसी, डीएसआईआर, इग्नू, एआईयू, आईआईयू, बीसी से मान्यता प्राप्त है। इस महाविद्यालय में लगभग 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के कुल 51 प्रोग्राम कोर्स करवाए जाते हैं। इंजीनियरिंग, बिजनेस, विधि, डिज़ाइन और कंप्यूटर से संबंधित कोर्स करके यहाँ से देश व विदेश के विद्यार्थी अपना करियर निर्माण करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त डिप्लोमा कोर्स के रूप में डी.फार्मा कोर्स भी करवाया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन से अधिक अंकों वाले विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेश परीक्षा लिए जाने के बाद प्रवेश दिया जाता है। समर्पित एवं निष्काम भाव से युक्त होकर ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने का माध्यम ही भक्ति है। उक्त उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने दिनांक 12 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र समागम के द्वितीय दिन के समापन पर अपने प्रवचनों द्वारा व्यक्त किए। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी के अनुसार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी ने प्रतिपादन किया कि वास्तविक भक्ति किसी भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं की जाती, अपितु प्रभु परमात्मा से निस्वार्थ भाव से की जाने वाली भक्ति ही प्रेमा भक्ति होती है। यह एक ओतप्रोत का मामला होता है जिसमें भक्त भगवान एक दूसरे के पूरक होते हैं। भगवान और भक्त के बीच का संबंध अटूट होता है, जिसके बिना भक्ति संभव नहीं है। सद्गुरु माता जी ने आगे कहा कि भौतिक जगत में मनुष्य को कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसे यदि हम एक बच्चे की जीवन की यात्रा को देखें तो पहले पढ़ाई, फिर काम और उसके पश्चात उसी काम में तरक्की की सीढ़ियों को चढ़ते चले जाना है। किंतु दूसरी ओर यदि हम भक्ति मार्ग को देखें तो वहाँ पर भक्त अपने आप को गिनवाने की बात नहीं करता, अपितु गंवाने की बात करता है। सच्चा भक्त वही है जिसमें स्वयं को प्रकट करने की भावना नहीं होती है, बल्कि वह तो ईश्वर के प्रति पूर्ण तरह समर्पित होता है। भक्ति में जब हम इस पहलू को प्राथमिकता देते चले जाएंगे तो हम यह महसूस करेंगे कि अपनी अहम भावना को त्याग कर इस प्रभु परमात्मा के साथ एकमिक होते चले जाएंगे। सेवा दल रैली निकाली गई। केकड़ी सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण धनजानी ने बताया कि समागम के दूसरे दिन का शुभारंभ एक आकर्षक सेवादल रैली से हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए कुछ सेवादल भाई बहनों ने भाग लिया। इस रैली में स्वयंसेवकों ने जहां पीटी, परेड, शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त मलखंभ, मानवीय पिरामिड, रस्सी कूद जैसे विभिन्न करतब एवं खेल प्रस्तुत किए। मिशन की विचारधारा और सद्गुरु की सिखलाई पर आधारित लघु नाटिकाएं भी इस रैली में प्रस्तुत की गई। सद्गुरु माता जी ने सेवादल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी सदस्यों ने कोविड-19 के नियमों का पालन करके मर्यादित रूप से रैली में सुंदर प्रस्तुतिकरण किया और साथ ही माताजी ने यह संदेश भी दिया कि हमें मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सेवादल को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि सेवा का भाव ही मनुष्य में मानवता का संचार करता है और यही सेवा की भावना हमें स्मरण कराती है कि सेवा किसी वर्दी की मोहताज नहीं, वर्दी हो या ना हो, सेवा का भाव होना आवश्यक है। सेवा के द्वारा ही हम भावना को समाप्त किया जा सकता है और सेवा करते समय हमें इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि हमारे मुख और कर्म से कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे।
बार एसोसिएशन के आगामी 25 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हुआ। चुनाव अधिकारी हेमंत कुमार प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार तक अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेश सुकरिया सचिव व कोषाध्यक्ष पद पर तारिके सोहेल संयुक्त सचिव पद पर गोवर्धन लाल गुर्जर ने चुनाव अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करवाया। वहीं सोमवार को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे तथा 16 फरवरी को नामांकन पत्र वापस लिए जाने के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी तथा 25 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक अधिवक्ताओं द्वारा मतदान किया जाएगा। उसी दिन शाम 4 बजे मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अधिवक्ताओं द्वारा ढोल धमाकों के साथ नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्लॉग लेखक एसपी मित्तल के जन्मदिन के अवसर पर जिले के वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा ने उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके सम्मान में ब्लॉग लिखा है। 4 दशक की पत्रकारिता से कई अधिक 5 साल सोशल मीडिया के कार्य क्षेत्र ने बनाई राष्ट्रव्यापी पहचान, मगर एसपी मित्तल का नाम शुरू से बनाए हुए रहा पहचान। जन्मदिन पर कोटि कोटि बधाई। किसी भी क्षेत्र में अपने कार्य करने का तरीका एक सिद्धांत से जुड़ा हुआ हो और वह सिद्धांत हर स्थिति में अडिग रहे तो अपने आप ही ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व उभर कर सामने आ जाता है। ऐसे व्यक्तित्व की प्रतिभाओं को किसी की पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ता। मौके पर मौके ऐसे नाम अपने आप जुबा पर आ जाते हैं। ऐसे ही नामों में एसपी मित्तल का भी नाम आता है, जिन्होंने अपने पत्रकारिता के पिछले 40 दशकों में एक कीर्तिमान स्थापित किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाना अभी विशेष उपलब्धि की कहा जा सकता है। जब से मैंने भी पत्रकारिता की सीढ़ी पर कदम रखा तो मुझे श्याम शर्मा, जो श्याम जी के नाम से पहचाने जाते रहे, इनके साथ जेपी गुप्ता, राजेंद्र गुंजल, घीसूलाल जी पांड्या, राज नारायण, अरुण बारोटिया, डॉक्टर रमेश अग्रवाल, राजू भाई, प्रमोद वाजपेयी, रामप्रसाद कुमावत, पीडी मिश्रा, काबरा साहब, जौली भाई, यूसुफ अली बोहरा सहित अन्य कुछ नामों के साथ साथ एसपी मित्तल साहब से भी शुरू से ही संपर्क रहा। हालांकि मित्तल साहब के साथ मैं पंजाब केसरी में तो कुछ ही समय काम कर पाया, लेकिन जब मित्तल साहब ने अजमेर में राष्ट्रदूत के अजमेर संस्करण के संपादक का काम संभाला तो जरूर कुछ वर्षों तक उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। एक जमाने में जब श्याम जी नवज्योति से जुड़े हुए थे तो अजमेर सहित आसपास के क्षेत्र के साथ ही अजमेर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रेस से फ्री होने के बाद इंडिया पान हाउस पर खड़े खड़े घंटों बतियाते रहते थे। खैर, अब में तो वह समय रहा और नहीं वह माहौल। मैं बात मित्तल साहब की कर रहा था। लगभग 3 दशकों के मित्र साहब के सानिध्य में मैंने यह महसूस किया कि जो हाव भाव और विचारधारा उनकी तब थी आज भी वही है। भले ही वो अब सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन उनका एक जैसा व्यवहार और एक समान दैनिक दिनचर्या का निर्वाह करने के चलते आज भी वे शारीरिक रूप से वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे शुरू में थे। आज उनका जन्मदिवस है। इस मौके पर उन्होंने खुद ने अपने सभी अभिव्यक्ति व्यक्त की। उन्होंने अपने 40 साल के पत्रकारिता के जीवन में राष्ट्रीय समाचार पत्रों से जुड़ा होने के बावजूद भी जो पहचान पिछले 5 साल में सोशल मीडिया में कदम रखने के बाद बनाई है, वह राष्ट्रीय स्तर तक की पहचान बन गई। सही है, मैं भी उनके ब्लॉग का नियमित पाठक हूँ। मेरे जैसे ही कई अन्य साथी उनके ब्लॉग का इंतजार करते रहते हैं। वास्तव में ब्लॉग लिखना कोई आसान काम नहीं है। एक दिन में नियमित रूप से 4-4 ब्लॉग लिखना अपने आप की एक बड़ी काबिलियत है। मैं उनके उज्जवल, स्वस्थ और गरिमामय भविष्य की कामना करता हूँ। मित्तल साहब के जन्म दिवस पर उनके निवास पर बधाई देने से संबंधित कुछ फोटो मेरी फेसबुक पर देख सकते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट को लेकर आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर बजट कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात की ओर से आज आत्मनिर्भर बजट की जिला संयोजक रिंकू कंवर राठौड़ के नेतृत्व में आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। सरवार शहर मंडल 11 बजे, बावन माता ग्रामीण मंडल 12.30 बजे, गणेश चौकी मंडल कादेड़ा 1.30 बजे, ब्रह्माणी माता मंडल समय 3.15 बजे, गांव छाबड़िया केकड़ी शहर मंडल 4.15 बजे, अजमेर रोड विनायक वाटिका स्थित रखी गई, जिसमें सभी मंडल के पदाधिकारियों सहित बूथ अध्यक्षों, मोर्चों व प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, मंडलमय कार्यकारिणी सदस्य, शक्ति केंद्र संयोजक व शक्ति प्रभारियों को निमंत्रण दिया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक रिंकू कंवर राठौड़ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा पारित केंद्रीय बजट देश के आधुनिक भारत बनाने,
किसान, बेरोजगार युवा, पिछड़े हुए लोगों के लिए सर्वोत्तम बजट है जिसकी जानकारी हमें गांव-गांव धानी-धानी पहुंचानी है। कार्यक्रम के दौरान सहसंयोजक दीपेंद्र प्रताप सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महेश बोयत, पूर्व पालिकाध्यक्ष किशनलाल धसानिया सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव मंदिर ढाणी पर बूथ तक हम लोग जाएंगे आत्मनिर्भर भारत का बजट लेते हुए। मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर बजट बनाया है अभी वो जनता को इसके बीच में लेकर जाना है। 80 लाख घरों का निर्माण इस बजट के अंदर शामिल है। 60 लाख युवाओं को रोजगार देना इस बजट में शामिल है। भारत के प्रत्येक वर्ग को आत्मनिर्भर बनाना इस बजट में शामिल है। भारत के प्रत्येक घर को पक्का मकान में तब्दील करना जिसमें नल हो, जल हो, बिजली हो, इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करेंसी की इसमें योजनाएं हैं और ई लर्निंग का इस बजट के अंदर योजना में शामिल हैं। 25,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज इस बजट में शामिल हैं। नदियों से नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम इस बजट में शामिल हैं और हमारे क्या बोलते हैं मेगा हाईवेज का